हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों, वो लेक्चर आपका होना है आपका किस पे, समास पे आपका आने वाला है। तो समास कहते किसको हैं, ठीक है। समास हम किसको बोलेंगे, यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखी हुई दिख रही होगी। दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक नया पद बनाते हैं तो उसे हम समास बोलते हैं। दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया पद बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, समास। समास का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है, संक्षिप्त होता है। अब देखिए यहां पे आप पूछ सकते हैं कि और भी ऐसे ही यौगिक वर्ड जो हैं, यौगिक शब्द हैं, वो कैसे बनाए जा सकते हैं। हम चार प्रकार से यौगिक शब्द बना सकते हैं। पहला संधि के द्वारा, दूसरा समास के द्वारा, तीसरा उपसर्ग, चौथा प्रत्यय। तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन चार तरीकों से हम दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर या वर्णों को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, यौगिक शब्द बना सकते हैं। तो हम केवल अभी समास के बारे में पढ़ते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, संधि और समास में डिफरेंस बहुत छोटा सा डिफरेंस है। संधि में दो ध्वनियों का मेल या दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो या दो से अधिक पदों का आपका क्या होता है, मेल होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, समास। और इतना याद रखिए, इससे कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां से 1 या 2 नंबर का प्रश्न हमेशा बनता है। यदि आप अगले 15 से 20 मिनट आप मेरे साथ रहते हैं और आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं समास, तो मेरा यकीन मानिए आपके 1 या 2 नंबर हमेशा उस पेपर में सही हो जाएंगे, जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं केवल समास। ठीक है, समास की डेफिनेशन पढ़ ली। अब समास के हम भेद पढ़ते हैं। समास के कितने भेद हैं, 6 प्रकार के भेद हैं। अव्ययीभाव समास, फिर आपका कौन सा है, तत्पुरुष समास, उसके बाद बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अब हम एक एक करके आपका इनको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास को लेके चलते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा था समास में दो या दो से अधिक पद। तो दो या दो से अधिक पद में एक होता है प्रथम पद, एक होता है आपका उत्तर पद, या प्रथम पद और द्वितीय पद। तो जो अव्ययी भाव है वहां पर कैसे पहचानेंगे, आपको पहचानना है क्या, प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, मुख्य होता है प्रथम पद। वह छोटा हो सकता है और वह किसकी तरह काम करता है, उपसर्ग की तरह काम करता है। किसमें, अव्ययी भाव में। पहला पद प्रधान है, छोटा है और किसकी तरह काम कर रहा है, उपसर्ग की तरह। उदाहरण देखिए, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिधन दिन, प्रतिदिन। निरोग, नी क्या है, एक उपसर्ग है। यथास्थान, यथा क्या है आपका, एक उपसर्ग की तरह काम कर रहा है और ये क्या है आपके अधिकारी, ये चेंज नहीं होंगे। प्रतिदिन, निरोग, यथास्थान। यहां पे एक आप नोट और देख लीजिए, अगर एक ही शब्द जहां पे बार बार आ रहा है या उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम अव्ययी भाव समास बोलेंगे। जैसे हाथों हाथ या पल पल, आपके सारे क्या हैं, अव्ययी भाव में। तो हम एक बार समझ लिया, अव्ययी भाव में क्या था, प्रथम पद आपका क्या है, मुख्य है, छोटा है और उपसर्ग की तरह काम कर रहा है, या एक ही शब्द बार बार आ रहा है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। अब हम दूसरा लेके चलते हैं। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है, देखिए यहां पे प्रथम पद था तो तत्पुरुष में आपका क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है। जो प्रथम पद है वो थोड़ा सा गौड़ होता है या हल्का होता है, जो दूसरा पद है वो क्या होता है आपका, मुख्य होता है, प्रधान होता है। और इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने। अब यहाँ पे उसी के आपको देखिए, यहाँ पे सारी चीजें उसी हिसाब से दिख रही होंगी। को, से के द्वारा, संप्रदान के लिए, ऐसे ही हम पढ़ेंगे। तो कारक क्या थे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो देखिए तत्पुरुष में क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। उसी कारक चिन्हों के हिसाब से आपके यहाँ पे क्या होते हैं, तत्पुरुष के भी 6 उपभेद होते हैं। कौन सा, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। जब आप यहाँ पे देखेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे तो आपको कारक चिन्ह मिलेंगे। जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त को विग्रह करिए, यश को प्राप्त, क्या मिला आपको, को। नाव चालक, नाव को चलाने वाला, तो क्या आपका लोप को है, को। तो ये कौन सा है, कर्म तत्पुरुष। अब करण, धनहीन, धन से हीन, क्या आया, करण। जहां पे करण तत्पुरुष कहां पे हो, जहां पे से और के द्वारा का लोप होगा। उसके बाद संप्रदान, संप्रदान क्या है, के लिए। जैसे स्नान घर आपका एक एग्जांपल है, स्नान घर का विग्रह करेंगे क्या, स्नान के लिए घर, या नहाने के लिए बनाया घर, उसको क्या बोलेंगे, स्नान घर। तो संप्रदान। ऐसी आता है अपादान। अपादान यहां पे भी से है और यहां पे भी से है, तो अपादान यहां पे से अलग होने के अर्थ में। जैसे सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त होना, वो अपादान तत्पुरुष। फिर संबंध का के की, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, क्या आएगा आपका,
संबंध तत्पुरुष, उसके बाद शोकमग्न अधिकरण, जो शोकमग्न है वो किसका एग्जाम्पल है, अधिकरण का, जहां पे मैं पढ़ाता है। शोकमग्न मीन्स शोक में मग्न, वो आपका क्या है, अधिकरण। तत्पुरुष समास, ये हमने दो पढ़ लिए, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। अव्ययी भाव में क्या था, पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में आपका दूसरा पद प्रधान। अब हम तीसरा चलते हैं। तीसरा हमारा बहुत सिंपल सा है, वो कौन सा है, हम द्विगु पढ़ लेते हैं। चलिए ठीक है, द्विगु में भी क्या है, जो प्रथम पद है वहां पे आपको संख्या बताई जाएगी, नंबर्स बताए जाएंगे, उसको हम बोलते हैं द्विगु समास। या जो प्रथम पद है वो आपका है संज्ञावाचक है, जैसे त्रिलोक, त्रि मतलब तीन, ट्राई आया हुआ तीन, तो आपका क्या बनेगा, द्विगु। बहुत आसान होता है पहचानना। चौराहा क्या आया, चार, आपको हो रही है ना, चार लग रहा है चौराहा, तो कौन सा समास, द्विगु समास। सप्तर्षि सात है, सप्तर्षि मीन्स सप्त धन ऋषि, सात ऋषि, मतलब ये कौन सा समास है आपका, द्विगु समास। बहुत आसान सा है, संख्यावाचक। कैसे पहचानेंगे, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होगा, दूसरा तत्पुरुष में आपका क्या होगा, द्वितीय पद प्रधान होगा, और जो कारक हैं आपके वो लोप हो जाएंगे। तीसरा जो हमने पढ़ा द्विगु, पहला पद संख्यावाचक होता है, त्रिलोक, चौराहा, सप्तर्षि। द्वंद्व और आसान होता है पहचानना। द्वंद्व में क्या है, दो पद हैं, बीच में और या और या का आपका लोप होता है, जैसे, और बीच में हाइफन का डैश या हाइफन कहें या डैश कहें, उसका आपका वहां पे लिखा था, जैसे लाभ हानि, बीच में डैश का निशान लगा हुआ है। पाप पुण्य, बीच में भी डैश का साइन लगा है। राजा रंक, इसका क्या मतलब है, लाभ और हानि, राजा या रंक, पाप या पुण्य, तो ये आपके क्या है, द्वंद्व। और यहां पे देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व में आपके दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों ही आएंगे, उनके बीच में और या का लोप होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, और या का लोप होगा। यह आपका है द्वंद्व समास। उसके बाद हम चलते हैं आपका बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दो पद हैं, दोनों में से कुछ नहीं चलेगा, क्या बन के आएगा, एक तीसरा पद बन के आएगा, जिसको अन्य पद बोला जाता है। पहला पद भी आपका मुख्य नहीं है, दूसरा पद भी मुख्य नहीं है, उसका बहुव्रीहि समास से कोई मतलब नहीं है, क्या बन के आएगा, एक तीसरा पद बन के आएगा, वही प्रधान होगा। जैसे गजानन, गज धन आनंद, मतलब हाथी जैसा जिसका सिर है, हाथी जैसा जिसका मुंह है, कौन, गणेश जी, आपको ध्यान से आ रहा होगा, तो तीसरा पद है। न तो गज इंपॉर्टेंट है, न उसका मुख इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, गणेश, इसलिए क्या बना, गजानन। उसके बाद बात करते हैं हम चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या है, चार प्लस भुजाएं, जिसके चार हाथ हैं। बताइए किसके चार हाथ हैं, जी हाँ, देख के बता सकते हैं, विष्णु भगवान के चार हाथ होते हैं, इसलिए वो तीसरा ही जो आपका है वही मुख्य है। यहाँ पे चार भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके हाथ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, विष्णु। तो आपका कौन सा समास है, बहुव्रीहि। अभी मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक में क्या है, अगर आपके ऑप्शंस में बहुव्रीहि लिखा है, कर्मधारय लिखा है और द्विगु लिखा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आप बिना देखे लगा सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे दशानन, रावण, 10 हैं आनंद जिसके सर, 10 किसके सर हैं, रावण के सर हैं। यहाँ पे मुख्य कौन है, रावण, जो एक तीसरा पद है। ये कौन सा समास है आपका, बहुव्रीहि समास। अब हम ना छठा और आज का जो अंतिम समास है वो पढ़ते हैं, वो है आपका कौन सा, कर्मधारय। कर्मधारय कौन सा है, जिसमें आपका दूसरा पद प्रधान हो। ठीक है, इसमें किसका उपयोग होता है, उपमान उपमेय का, तुलना की जाती है, एक दूसरे से तुलना की जाती है, विशेषण और विशेष। यहां पे ध्यान रखिए, इसका विग्रह करने पर आपको क्या पता लगेगा, ये दो वर्ड हैं, विग्रह करने पर के समान और है जो, ये दोनों आएंगे। क्या आएंगे, तुलना करेंगे आप बेसिकली, और आपका के समान आएगा, यह आपका है जो आएगा। जैसे चरण कमल, चरण कमल का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, कमल के समान चरण, कमल के समान, के समान आया, तो ये आपका कौन सा होगा, कर्मधारय। नीलांबर, नीला है जो अंबर, तो बीच में क्या आया, है जो, तो नीला है जो अंबर, वो कौन सा समास है आपका, कर्मधारय समास। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। यहां पे अगर आपका द्विगु समास आता है ऑप्शंस में, बहुव्रीहि आता है और कर्मधारय आता है, तो आप इसमें बहुव्रीहि समास को अगर लगा देंगे तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि संस्कृत में कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष के अंदर ही रखा है। दोबारा सुनिए, संस्कृत के अनुसार, अभी मैंने आपको समास के 6 भेद बताए, लेकिन मुख्य संस्कृत के अनुसार समास के केवल 4 ही भेद होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। द्विगु और कर्मधारय ये दोनों किसके अंदर में आते हैं, तत्पुरुष में। जैसे अब देखिए यहां पे आपका एग्जाम्पल यहां पे बन सकता है, दशानन, यहां पे 10 आपका पहले ही आ रहा है, लेकिन आप कहां पे लिखेंगे उसे,
बहुब्रीहि समास में लिखेंगे। तो दोबारा से ये पॉइंट आप स्पेशली नोट कर लीजिए। इसको क्या नोट करेंगे, आपने नोट करना है, यदि किसी ऑप्शंस में, यदि किसी प्रश्न में जो ऑप्शंस हैं उसमें जो 3 ऑप्शन दिए हैं कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्विगु, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बहुब्रीहि समास को लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। उसमें आपको देखना होगा, अगर आपको कोई और समास आ रहे हैं, अव्ययभाव आ रहा है, तत्पुरुष आ रहा है कि द्वंद्व आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन तीनों में कंफ्यूजन है, कर्मधारय में, बहुब्रीहि में और द्विगु में, तो आपको कौन सा तुन लगाना है, बहुब्रीहि में लगाना है। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें जो आप ये मान के चलिए जो लेक्चर है, यहाँ पे 1 नंबर का तो आपका प्रश्न सही होना ही चाहिए। यदि आपको कोई इनमें से कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे और, आप जितने ज्यादा उदाहरण पढ़ेंगे उतने ज्यादा आपको समझ में आएंगे। और अगर आपको याद करना है तो दोस्तों आज मैं जो ये लेके आया हूं, ये अगर आप एक पेज पे लिख लें और जहां पे भी आप ज्यादातर बैठते हैं वहां पे आप इस पेज को चिपका लीजिए, आपको 2-3 दिनों में ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ऐसे ही जो आपका दोस्तों पढ़ने का तरीका है उसको माइंड मैपिंग टर्म बोला जाता है या माइंड मैपिंग लर्निंग बोला जाता है, जिससे हमारा दिमाग सीखता है। क्योंकि हमें पढ़ना बहुत है और उन चीजों को याद भी रखना है। तो चीजों को कैसे याद रखें, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ आपको माइंड मैप ट्रेनिंग या माइंड मैप टीचिंग, माइंड मैप लर्निंग आपको जाननी है। तो मैं आपको एक स्पेशली इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि कैसे हमारा दिमाग याद करता है, कैसे हमारे दिमाग की में बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि याद ही नहीं होता, तो कैसे याद करें। तो शुरुआत आप आज से ही कर सकते हैं। ऐसे ही आप पूरा एक पेज बनाइए, उस पेज को आप सीधे ना रख के थोड़ा सा टेढ़ा रख लें, ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में कर लें और उसको उस जगह पे चिपका दें जहां पे आप बहुत देर बैठे रहते हैं या जहां पे आप सोते हैं, उसके बगल में आप चिपका दें और साथ साथ उसको देखते रहें। या ऐसी एक नोट्स कॉपी बना लें, उसको आप चलते फिरते भी देख सकते हैं, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको आज का यह समास का लेक्चर जो है ये कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल हमसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं।